तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेका जो होता है उन लोगों से कहता है कि हम मुझे जाना होगा, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। जबकि एल्डर उसे कहता है कि तुम भी अपने मास्टर की तरह बहुत ज्यादा निर्दयी और पत्थर दिल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पर अपने मास्टर की बीमार बहन को इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो हमारी ग्रैंड मास्टर भी उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम इस लड़के के सामने ये क्या बातें कर रहे हो। तो एल्डर उसे कहता है तो मैंने यहाँ पर गलत कहा ही क्या है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि पिछले कई सालों से वो तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर जा चुका है और तुम्हें छोड़कर जाने के बाद उसने कभी तुम्हें एक लेटर लिखकर तुम्हारा हाल नहीं पूछा, जबकि तुम इतनी बुरी तरह से बीमार और बहुत ही जल्दी तुम्हारा वक्त भी पूरा होने वाला है। और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ कि तुम बस यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, अपने जानने वालों के साथ रहो, लेकिन तुम्हारे भाई का डिसाइपल भी वैसे का वैसा ही निकला, इसे भी यहाँ पर से जरूरी जाना है। मुझे लगता है कि वार्सवर्ड स्टाइल जो भी सीखता है वो इसी तरह पत्थर दिल हो जाता है। तुम्हारा बेका उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, जब मैं यहाँ पर अपना मिशन पूरा कर लूंगा मुझे किसी से बदला लेना और किसी को ढूंढना है, जब मैं उसको ढूंढ लूंगा तब मैं वापिस आ जाऊंगा, मैं यहाँ पर जरूर वापिस आऊंगा, तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और आप ठीक रहेंगे। ग्रैंड मदर जो होती है उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि जिस तरह से इस लड़के ने मास्टर की बातें सुनने के बाद भी आगे से कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि लड़का अपना फैसला कर चुका है, एक मिशन के ऊपर निकला है, इसे वाकई में किसी को ढूंढना है या फिर किसी से बदला लेना है, जिसकी वजह से ये अपने मिशन को पूरा करके वापस जरूर लौटेगा। मुझे इसकी बातों के अंदर सच्चाई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि बेका प्लीज यहाँ पर वापस जरूर आना और सेफली वापस आना, उम्मीद करते हो कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। हमारा बेका जो होता है सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहा था, साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर ग्रैंड मदर की बातों और उनका हुलिया देखने के बाद ये बात पहचान सकता हूँ कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। जैसा कि एल्डर ने वहां पर कहा, मुझे लगता है कि सागो वाकई में बीमार है और उनकी बीमारी की वजह से उनके पास बहुत ही कम समय बचा है। मैं तो यहाँ पर अपने मास्टर का देन नहीं उतार पा रहा, क्योंकि मास्टर ने मुझे सिखाकर एक मार्शल मास्टर बना दिया, लेकिन मैं अपने मास्टर को भी अकेला छोड़कर आ गया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर इसके लिए यानी ग्रैंड मास्टर के लिए जरूर वापिस आऊंगा, ग्रैंड मदर के लिए जरूर वापिस आऊंगा, एक ना एक दिन मैं यहाँ पर आऊंगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता क्या मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर बदला लेना है, मुझे जोंग हॉय से बदला लेना है जिसने मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। तो वो और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे अभी जाकर अपनी राइमी को भी तो ढूंढना है, अगर वो जिंदा है तो वो पता नहीं कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी, एक ना एक दिन मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा। हमारा बेका कहता है लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर ये स्टार्ट कहाँ से करूँ, जोंग हाई के लोगों का कुछ नहीं पता कि उनका बेस कहाँ पर है, राइमी के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्या वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो माउंटेन से उतरते हुए नीचे आता है तो वहां पर सामने मिस जैंग खड़ी होती है। तो मिस जैंग उसे कहती है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो, और मिस जैंग ने अपने बाल कट करके छोटे करवा लिए और उसके सामने जरा हंसते से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़ी होती है। तो हमारा बेका जो होता है नीचे आने के बाद उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो ये बात सुनने के बाद जैंग चलाकर उसे कहती है कि क्या तुम मुझे भूल भी गए हो, अभी कल ही तो हमारी फाइट हुई हो, तुमने मेरी तलवार को तोड़ दिया था। तुम्हारा बेका उसे कहता है अच्छा तो तुम वो लड़की हो, वो गुस्सेल लड़की, तो तुमने यहाँ पर अपने बालू के साथ क्या कर लिया है। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी तलवार को तोड़ दिया, तुम्हारी तलवार कमजोर थी इसी वजह से टूट गई। तो वो उसे कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरी ग्रैंड मास्टर ने मुझे नई तलवार दे दी है, देखो अब मेरे पास यहाँ पर एक महान तलवार है और इस तलवार के साथ जब अगली बार तुमसे फाइट करूंगी तो मैं तुम्हारी तलवार को तोड़ दूंगी। तुम्हारा बेका वो तलवार देखने के बाद कहता है ये तो साको की तलवार है, इसका मतलब यह है कि ग्रैंड मास्टर ने इस लड़की को अपना डिसाइपल बना लिया है और माउंटेन के ऊपर अगर यह लड़की उनके साथ रहेगी तो वो अकेली नहीं रहेंगी और ये उनका ध्यान रख सकती है। तो इसी के साथ ही हमारी जैंग उसे कहती है अब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुमने मेरी तलवार काटी है और मैंने भी यहाँ पर अपने बाल काट लिए और अपने आप से एक वादा कर लिया, जब तक मैं तुम्हारी तलवार नहीं काट देती तब तक मैं अपने बाल लंबे नहीं करूंगी, जब तक मैं अगली बार तुम्हें स्पार मैच में हरा नहीं देती तब तक मेरे बाल छोटे ही रहेंगे। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि ये तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो माउंट हुआ के ऊपर एक काफी लंबे समय तक वापस नहीं आने वाला, क्योंकि हो सकता है कि मुझे कई साल लग जाए, तो क्या तुम तब तक अपने बालों को छोटा ही रखने वाली हो। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक साल के बाद जो यहाँ पर ग्रेट मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है तुम उस टूर्नामेंट में हिस्सा लो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अपने वुडेंग सेक्टर की तरफ से हिस्सा लेने वाली हूँ। ग्रैंड मदर ने मुझे तैयार करना और एक साल के बाद मैं इस टूर्नामेंट में आऊंगी और तुम भी वहां पर आना, हम लोग वहां पर फाइट करेंगे और वहां पर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि माउंट हुआ की तलवारबाजी कितनी ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि ये मार्शल टूर्नामेंट क्या है, तो उसे कहते हैं कि तुम्हें मार्शल टूर्नामेंट के बारे में नहीं पता। मार्शल टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो हर 20 साल के बाद किया जाता है। 20 साल के बाद राइटियर्स, अनऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक फैक्टर के लोग जो है वो आपस में फाइट करते हैं, उनके यंग मास्टर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो इस ग्रैंड मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट में फाइट करते हैं और जो भी यहाँ पर जीतता है वो यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और पावर उसको मिलती है, यानी कि वो अगले कई सालों के लिए, अगले 20 सालों के लिए यहाँ पर म्यूरियम के ऊपर राज कर सकता है। अगर डिमोनिक जीतेंगे तो डिमोनिक सेक्टर के लोग राज करेंगे, राइटियस जीतेंगे तो राइटियस सेक्टर के लोग राज करेंगे। वहां पर डिमोनिक फैक्शन, राइटियस फैक्शन, अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बहुत सारे लोग उस कंपटीशन को देखने के लिए भी आते हैं और हम सभी लोग वहां पर उन सभी के सामने अपनी फाइटिंग प्रदर्शन
प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। तुम्हारा बेका उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था अगर ऐसी बात है, अगर वाकई में वहां पर इतने सारे लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर राइमी भी जरूर आएगी। हो सकता है कि मुझे राइमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अगर वहां पर इतने सारे लोग आएंगे तो उनमें से किसी ना किसी को तो राइमी के बारे में पता हो सकता है। तो फिर मुझे यहाँ पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 1 साल के बाद उस ग्रेट मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट में मैं भी जाऊंगा। और अब बेका जो होता है उसे जवाब दिए बिना ही वहां पर से आगे बढ़ जाता है। जैसे वो वहां पर से जाने लगता है तो उसे कहता है कि तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने यहाँ पर बताया नहीं कि क्या तुम 1 साल के बाद टूर्नामेंट में मुझसे फाइट करोगे या नहीं। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि तुम्हारी फाइट के साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है और मैं तुमसे फाइट करूंगा क्यों, मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करनी और यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं हारू या फिर जीतू, मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मिस जैंग उसे कहती है कि क्या मतलब है, क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मुझसे हारने या जीतने में तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। फिर साथ ही हमारा बेका जो होता है उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है। तो मैं मिस जैंग जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि मैं ऐसा क्या कहूं कि यहाँ पर फाइट के लिए राजी हो जाए। आखिर ये लड़का यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझसे फाइट क्यों नहीं करना चाहता, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ पर इसके साथ शर्त लगानी पड़ेगी। तो मिस जैंग इसी के साथ उसे कहते हैं कि लड़के रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। 1 साल के बाद हम लोग ग्रेट मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में फाइट करेंगे, उस टूर्नामेंट में फाइट करेंगे। अगर मैं फाइट को हार जाती हूँ तो फिर मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन अगर मैं उस कंपटीशन की फाइट में जीत जाती हूँ तो फिर पूरे 3 साल के लिए तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे, मैं तुमसे जो भी करने को कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। तुम्हारा बेका उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है, फिर साथ ही वहां पर हंसना शुरू कर देता है। तो मिस जैंग उसे कहती है क्या हो गया, मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया। फिर साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है क्योंकि उसने यहाँ पर शादी की शर्त रख के गलती कर दी है। तुम्हारा बेका जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या कहूँ, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की हो। 1 साल के अंदर तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं पाओगी, क्या तुम वाकई मुझसे शादी कर लोगी। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैंने शर्त लगा दी और मैं अपने अल्फाज को पीछे नहीं ले सकती। बेका खुद भी वहां पर सोच रहा था कि आखिरी बार पता नहीं कब मैं यहाँ पर इस तरह से मुस्कुराया था, शायद राइमी के साथ तब मुस्कुराया था। लेकिन खैर इस लड़की ने जहां पर जो शर्त लगाई है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि इस लड़की की शर्त को मान लेना चाहिए। तुम्हारा बेका उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त को एक्सेप्ट करता हूं, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। हाँ ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर हरा कर तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ऑफिशियल वाइफ नहीं बनाऊंगा बल्कि तुम्हें मेरी कंकुबाइन बनना होगा, यानी दूसरी वाइफ बनना होगा। तो ये बात सुनने के बाद मिस जैंग चिल्लाकर उसे कहती है कमीने कहीं कि यहाँ पर वापिस आओ, तुम यहाँ पर ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तुम्हारा बेका वहां पर से भागकर माउंटेन से नीचे उतर आता है। तो मिस जैंग अभी भी चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि 1 साल के बाद टूर्नामेंट में मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, फिर मुझे तुमसे शादी नहीं करना पड़ेगी। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है म्यूरियम के एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहां पर काफी सारी चहल पहल होती है, बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। तो वहीं पर कुछ लोग बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या है रमेश यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट की जरूरत ही क्यों है, जबकि हमें अच्छी तरह से पता है कि इस मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट को 4 सेजेस के डिसाइपल ही जीतने वाले हैं। हर बार ऐसे ही होता है ना कि 4 सेजेस के डिसाइपल इस कंपटीशन को जीत लेते हैं। दूसरा लड़का उसे कहता है कि बस भी करो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि 4 सेजेस के डिसाइपल्स इस कंपटीशन को जीतेंगे। मैंने सुना है कि इस बार 9 ग्रेट सेक्टर्स और 5 ग्रेट फैमिलीज के लोग यानी उनके यंग मास्टर्स भी काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो लोग भी इस बार उनको काफी अच्छी टक्कर देने वाले हैं। जबकि ऊपर 2nd फ्लोर के ऊपर दिखाता है कि वही तीनों डिसाइपल जो कि चोरमा के डिसाइपल है वो ऊपर बैठे इनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 67 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब बेका इस रेस्टोरेंट में आएगा तब क्या होगा।